हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, मालूम है ना आप लोगों को, जैसा कि वादा किया गया था ट्रांजिशनल प्रोविजन के लिए। बट ऑब्वियस है, प्रोविजंस की स्टडी करनी है और ट्रांजिशनल रूल्स देखने हैं। हम एक काम करेंगे, हम प्रोविजंस के साथ साथ रूल्स को खत्म करेंगे। बहुत ज्यादा क्वेरीज हैं, होंगी होंगी। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, होंगे होंगे। और कंफ्यूजन्स भी उतनी ज्यादा हैं इनको लेकर के। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मार्केट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। क्यों ना आज उस कंफ्यूजन और उस प्रॉब्लम को तोड़ दिया जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी ट्रांजिशनल प्रोविजंस की बांसुरी। आज हम लोग जो पॉइंट देखने जा रहे हैं उसमें है सेक्शन 139 और सेक्शन 140 के 1, 2 एंड 3 ओनली। दैट्स इट। अगर हो सका तो फोर्थ भी करेंगे, अदरवाइज आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट टुडे to the extent of 140 subsection 1, 2 and 3। साथ साथ हम लोग रूल्स को भी कवर करते हुए चलेंगे। सर, जब आप लोग इन प्रोविजंस को देखेंगे तो शायद हो सकती है आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सोचा ना था आज वो होने वाला है। आपने सर इस टॉपिक को इतनी देर में पिक किया, वी वर वेटिंग फॉर दैट। नॉर्मल प्रोविजंस को किनारे करने के बाद ही जरूरी था कि हम लोग ट्रांजिशनल प्रोविजन पर आए। कहानी खत्म, अब आते हैं अपने काम की बात पर और स्टडी करते हैं। सेक्शन 139 ट्रांजिशनल प्रोविजन का सेक्शन 139 3 पॉइंट बोलता है, लेकिन हमें उन 3 पॉइंट्स की स्टडी ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। इसने केवल इतना बोला है कि हर एक वो बंदा जो एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड है, ओके, जस्ट बिफोर द डे ऑफ अपॉइंटेड डे मस्ट गो विद द ट्रांजिशनल प्रोविजन। ओके, यानी अगर कोई ये सोचता है कि आज की डेट में उसकी सेल 15 लाख रुपए सालाना है and he is the person who was liable to get the registration under the existing laws, means CST, VAT and excise laws। मान लेते हैं VAT और CST, वो एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड है और जीएसटी कहता है कि द पर्सन हैविंग टर्नओवर नॉट मोर देन 20 lakhs आर नॉट नीड टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी प्रोविजंस। ये तो हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब वो बंदा कुछ नहीं करेगा, छोड़ देगा, काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। अगर कोई बंदा एग्जिस्टिंग लॉ में एनी हाउ रजिस्टर्ड है तो उसको तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अपने आप जीएसटी में मिल जाएगा और उसको ये 6 महीने मिलेंगे। कितने महीने मिलेंगे? यानी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो उस बंदे का हो ही जाएगा, ऑटोमेटिकली ही विल बी कन्वर्टेड इनटू द जीएसटी प्रोविजन। इज इट क्लियर? हां, अगर उसके बाद उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो 6 महीने के अंदर करवा लेगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं करेगा। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months इट विल बी लैप्स्ड ऑटोमेटिकली। गॉट इट? जी सर। मैं पढ़ता हूं सेक्शन 139। ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटेड डे, अपॉइंटेड डे का मतलब जिस दिन से जीएसटी इन फोर्स होगा, जिस दिन से ये अप्लीकेबल होगा। ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटेड डे एवरी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एनी of the existing laws and having a valid permanent account number,
इसका मतलब अगर आपके पास पैन नहीं है और रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी तो सावधान, पैन नंबर तो ले ही लें, पहला काम तो यही करें। And having a valid PAN number shall be issued a certificate of registration on provisional basis। कौन कहता है ये provisional basis? सेक्शन 139 का फर्स्ट सब सेक्शन बोलता है कि आपका प्रोविजनल बेसिस पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड इन सच फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब। ठीक है, which unless replaced by a final certificate of registration shall be liable to be cancelled if the conditions so prescribed are not complied with। तो आपको जब तक फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा तब तक आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा जब तक कि उसको कैंसिलेशन ना किया जाए। अच्छा जी, द फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। ठीक है, फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप रजिस्ट्रेशन में जाकर के देखिए, यहां मत देखिए जी। अच्छा, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यूड अंडर सब सेक्शन 1। तो कौन सा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वहां इश्यू हुआ था? पहले सेक्शन सब सेक्शन 1 में प्रोविजनल। शैल बी डीम्ड टू हैव नॉट बीन इश्यूड इफ द सेड रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड। अगर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, 6 महीने तक आपने कुछ नहीं किया, या आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो कैंसिल तो हो ही जाएगा, मान लिया जाएगा आपको कोई प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इश्यू नहीं किया गया। या तो आप शर्तों को पूरा ना करें, या तो आपने उस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन दे दी, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ये तो था बेसिक कहानी सेक्शन 139 की, और मुझे नहीं लगता इसमें अब किसी को दिक्कत होगी। हां, उन लोगों की कंफ्यूजन जरूर दूर हो गई जो ये सोचते थे कि चलो चलो हम लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आप ऐसा सोचना भूल जाएं, आपका रजिस्ट्रेशन तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिक कर देगी। तो बचकर जाने का रास्ता केवल इतना है कि आप जीएसटी प्रोविजन में अपने आप को कैंसिल करवा लें, या फिर अभी से कैंसिल करवा, अब भी कैंसिल करवा लेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ये भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है ना जी। तो अपॉइंटेड डेट के जस्ट पहले वाले दिन कोई भी रजिस्टर्ड बंदा होगा वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, और फिर प्रोविजनल से या तो कंफर्म हो जाएगा या तो प्रोविजनल से कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम चुपचाप घर पे बैठ जाएंगे तो 6 महीने बाद वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा जी। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, जिसका था हमें इंतजार। लो वो घड़ी आ गई और आ गई, सेक्शन 140 का सब सेक्शन 1। और बिल्कुल अपने दिल और दिमाग को खुला रखेंगे। कई लोग कहते हैं, मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको बोला, पब्लिकली बोला, अब पता नहीं मुंह से क्या निकल जाए कब, मैंने पब्लिकली बोला ये मेरा दोस्त है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, फास्ट फ्रेंड है, ये दिल से भी साफ है और दिमाग तो मुंह से निकल गया तो दिमाग से भी साफ है, वो निकलने वाला था लेकिन रुक गए। फिलहाल सेक्शन 140 का सबसेक्शन 1 सैनवेट क्रेडिट की बात करते हैं। जो जो वर्ड मैं यूज करूंगा उसको आप लोग थोड़ा ढंग से सुनेंगे, बिल्कुल इत्मीनान के साथ सुनेंगे। जो वर्ड मैं चुन चुन करके निकालूंगा उसको बिल्कुल इत्मीनान के साथ सुनना है और उन वर्ड्स की मीनिंग समझनी है, दैट्स इट। अगर मैं बोलूं सेक्शन, मैंने यहां पर हेडिंग्स ले दे रखी हैं, मैं बोलूं कि आपको जो ट्रांजिशनल प्रोविजन लाया क्यों गया, मान लेते हैं 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी लॉ इनफोर्स हो रहा है, तो इसको हम नाम दे देंगे अपॉइंटेड डे। अच्छा, और 30 जून 2017 को हो सकता है मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा हो, चाहे इन हैंड हो स्टॉक, रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है मेरे पास कुछ स्टॉक WIP के फॉर्म में हो या फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में हो सकता है मेरे पास कुछ कैपिटल गुड्स अवेलेबल हों जिन पर मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल की थी और अभी भी उसमें कुछ अमाउंट अनअवेल्ड बचा हुआ है, ऐसी अमाउंट ऑफ क्रेडिट जिसका हमें पूरा बेनिफिट नहीं मिला था, माइट बी।
तो कहने का मतलब, अच्छा सर्विसेज की बात अभी छोड़ देते हैं फिलहाल, ये चीजें हैं। अब 30 जून को मेरे पास स्टॉक है, इन पर जो मैंने ड्यूटी दे रखी है उसका यहां कन्वर्जन कैसे होगा, ये है ट्रांजिशनल प्रोविजन। हम अपने बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट कहां से कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग लॉ से जीएसटी लॉ में हम शिफ्ट कर रहे हैं। 30 तारीख तक हम प्रोविजन कौन से फॉलो करते थे सर? वैट के, एक्साइज ड्यूटी के, सीएसटी के, कस्टम के। अब कौन से प्रोविजंस फॉलो करेंगे? जीएसटी के। तो सर दिक्कत है, तो जो स्टॉक यहां होगा उसकी क्रेडिट हम एग्जिस्टिंग लॉ में लेते, हां, लेकिन अब ये बताइए क्या वो क्रेडिट हम जीएसटी में ले पाएंगे क्या? बिल्कुल ले पाएंगे। कितना, बस इस कितना का क्वेश्चन इसी सेक्शन में मौजूद है। कैसे और कितना, कैसे शिफ्टिंग हो पाएगी हमारी एग्जिस्टिंग लॉ से जीएसटी में, इसी को हम नाम देते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजन। और ठीक भी तो है कि जिस दिन ये एक्ट एप्लीकेबल होगा उसके 6 महीने बाद इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, नियर अबाउट 6 महीना। तो आएंगे, अब एक एक चीजों को करते हुए चलेंगे। सबसे पहले सेक्शन 140 की बात करते हैं, और जो मैं वर्ड बोलूंगा ढंग से सुनेंगे, उसका ऑपरेशन किया जाएगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक द अमाउंट ऑफ सैनवेट क्रेडिट। ये तो पक्की बात है, जब भी हम क्रेडिट लेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेंगे। हमने आपको पेमेंट ऑफ टैक्स बताया है, उसमें रूल नंबर 1, 2 एंड 3 बताया था। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रूल नंबर 2 के हिसाब से, a registered person shall be entitled to take in his electronic credit ledger the amount of, ये जितनी भी यहां से आपको क्रेडिट मिलने वाली थी एग्जिस्टिंग लॉ में, अब आपको ये क्रेडिट जीएसटी में जो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर प्रिपेयर करेंगे ना, वहां पर इसको ट्रांसफर करेंगे। ओके, ट्रांसफर करेंगे क्या सर? सारा का सारा ट्रांसफर करेंगे। मैंने वर्ड यूज किया, जो आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है एक्साइज ड्यूटी की, वो आ रही है सर्विस टैक्स की, वो आ रही है सीएसटी की, हाँ या ना, और वो प्रॉब्लम आ रही है वैट की। फिलहाल हम इन 3 की बात करें तो भी ठीक नहीं है। पूछें क्यों? क्या हम सेंट्रल लेवल के लॉ की बात कर रहे हैं? ना। अगर हम सेंट्रल लेवल के लॉ की बात, टैक्स की बात करते तो शायद सीएसटी भी उसमें शामिल हो जाता, लेकिन अब मैं आपको बोलने जा रहा हूं जो, वो सुनेंगे आप ढंग से। मैंने अलग कर दिया। क्या अलग किया? एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स। A registered person shall be entitled to take in his electronic credit ledger the amount of Sanvet credit. Okay, इन्हीं दोनों को तो मिलाकर हम लोग बोलते हैं Sanvet credit। मैं आप लोगों का एक भ्रम दूर करना चाहता हूं, जिन लोगों को नहीं मालूम है मैं उनके डाउट्स को क्लियर कर रहा हूं। दैट्स इट। Sanvet अगर मैं केवल लिखता हूं तो इसका नाम होता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम नाम देते हैं एक्साइज ड्यूटी। क्या नाम देते हैं? जब हम इस एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट लेते हैं ना, वापस लेते हैं सरकार से, उसकी क्रेडिट लेते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं सैनवेट क्रेडिट। लेकिन समय बदला, जमाना बदला, लेकिन वर्ड ना बदला। आज की डेट में सैनवेट क्रेडिट का मतलब होता है एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट प्लस सर्विस टैक्स की भी क्रेडिट। ओके, जबकि
जबकि सैनवेट का मतलब आज भी केवल एक्साइज ड्यूटी से है। यानी अगर मैं आपको बोलूं सैनवेट क्रेडिट, तो इसका मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ दीज टू एक्ट्स, मींस बोथ ऑफ दीज टू टैक्सेस। द फर्स्ट वन इज एक्साइज ड्यूटी एंड द सेकेंड वन इज सर्विस टैक्स। आप लोगों के दिमाग में फिर एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, सर आपको कैसे मालूम, जरा ढंग से सुने। सर आपने ना कभी नाम लिया ड्यूटी और कभी नाम लिया टैक्स। हां जी, इन दोनों में फर्क होता है, कहें तो बताएं या तो हम छोड़ दें। चले हम छोड़ देते हैं, नहीं बताते हैं आपको, थोड़ी टेंशन होगी दिमाग में, तो शायद आप लोग सर्च करेंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द ड्यूटी एंड टैक्स, और ये टेंशन होनी भी चाहिए, लाजमी है। चलते हैं आगे, अगर डाउट होगा तो आप पूछ ही लेंगे हमसे, चाहे कॉल करके, चाहे मेल करके, चाहे मैसेज करके। लेकिन देखें क्या करते हैं, ड्यूटी और टैक्स में फर्क देखेंगे आप लोग। फिलहाल हम आगे अपने मुद्दे की बात पर आते हैं। सैनवेट क्रेडिट का मतलब इन दो चीजों से है, एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट एंड सर्विस टैक्स की क्रेडिट। एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट एंड सर्विस टैक्स की क्रेडिट, यानी सैनवेट क्रेडिट का मतलब यहां पर आप अंडरलाइन कर लेंगे, एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट एज वेल एज सर्विस टैक्स की क्रेडिट, कैरिड फॉरवर्ड इन द रिटर्न रिलेटिंग टू द पीरियड एंडिंग विद द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे। जो अपॉइंटेड डेट है इसके जस्ट एक दिन पहले, इसकी बात हो रही है, इधर इसकी बात हो रही है 30 जून की, furnished by him under the existing law in such manner as may be prescribed। तो अगर 1 जुलाई 2017 को आपको सैनवेट क्रेडिट का बेनिफिट जीएसटी में लेना है, यानी एक्साइज एंड सर्विस टैक्स का बेनिफिट यहां क्रेडिट में लेना है, और जिसके लिए हम लोग पीएमटी 2 जीएसटी पीएमटी 2 की बात करते हैं। जीएसटी पीएमटी 2 मैंने पेमेंट में बताया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, रूल नंबर 2 पेमेंट में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और पीएमटी 2 फॉर्म आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर, यानी वही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यहां मेंटेन किया जाता है। कैसे मेंटेन किया जाता है, वो फॉर्म है पूरा का पूरा जी। तो रूल नंबर 2 बोलो और फॉर्म नंबर 2 बोलो, बात एक ही है। तो हम यहां बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जब हम पीएमटी 2 बोले तो दिमाग में आ जाना चाहिए, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मैं फिर बोलता हूं कि 30 जून 2017 को 30 जून 2017 द डेट विच इज जस्ट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ अपॉइंटेड डे, if you have any amount of सैनवेट credit, either it is a excise duty का credit or service tax का credit, then you can carry forward to its to appointed day। okay, how, इसके बारे में बात की गई, ठीक है ना। वर्ड लिखा है, द अमाउंट ऑफ सैनवेट क्रेडिट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड इन द रिटर्न रिलेटिंग टू द पीरियड एंडिंग। जो यहां की रिटर्न आप सबमिट करेंगे ना, एग्जिस्टिंग लॉ की रिटर्न सबमिट करेंगे नहीं करेंगे, नहीं सर अब तो 30 जून को खत्म हो गया ना, वो जो रिटर्न हमको 5 जुलाई को सबमिट करनी थी ना, तो अब हम 5 जुलाई को रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे, 5 जुलाई को हम जीएसटी में चले जाएंगे। अरे ऐसे नहीं होता, आपने इस डेट को जितना भी, भाई 30 जून तक वो एग्जिस्टिंग लॉ चल रहा था, अब उसकी रिटर्न आपको 5 जुलाई 6 जुलाई जो भी हो, तो उस लास्ट रिटर्न में जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग शो होगा क्रेडिट लेने लायक, वो आप जीएसटी में ले जा सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बशर्ते आपने यहां लास्ट रिटर्न में उसको शो किया हो। अब मैं इसके बारे में रूल्स बताता हूं। वर्ड लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन। जब मैं वर्ड यूज करता हूं रजिस्टर्ड पर्सन, तो इसका मतलब केवल और केवल सीजीएसटी, यहां छोड़ दें सीजीएसटी, जीएसटी एक्ट की बात हो रही है। क्यों सर, क्या रजिस्टर्ड पर्सन वर्ड यहां नहीं यूज होता, यहां मैन्युफैक्चरर यूज होता है। अच्छा, क्या सर्विस टैक्स में यूज नहीं होता ना, वो सर्विस
प्रोवाइडर यूज होता है, इसका मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन यूज होता है। तो क्या सर सीएसटी और वैट में यूज नहीं होता रजिस्टर्ड पर्सन? ना, वहां डीलर वर्ड यूज होता है। ओहो, इतना कंफ्यूजन। अब जीएसटी में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वहां केवल और केवल एक ही नाम पुकारा जाएगा जिसका नाम है आपका रजिस्टर्ड पर्सन। तो जब मैंने वर्ड यूज किया रजिस्टर्ड पर्सन, इसका मतलब मैं आपके जीएसटी एक्ट की बात करता हूं। रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन टाइटल, इसका मतलब आप एक चीज और बता रहे हैं। मैंने फिर कोई चीज तो नहीं बोली, मैंने वही लाइन तीसरी बार पढ़ी, लेकिन एक नया मीनिंग निकला। नया मीनिंग ये निकला कि कोई भी बंदा जो एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड था, अब वो नए लॉ में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहता या नहीं होता, तो उस केस में वो सैनवेट क्रेडिट यहां अपनी कैरी फॉरवर्ड करके बेनिफिट नहीं ले सकता। इसका मतलब जो यहां पर रजिस्टर्ड होगा और वो पहले भी एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड था, वही क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। लेकिन यहां पर आप अपने आप को स्टिक नहीं करेंगे, ढंग से देखेंगे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। 140 का सबसेक्शन 3 है ना, उसमें मैंने लिखा है कोई भी बंदा जो यहां रजिस्टर्ड है और यहां रजिस्टर्ड हो रहा है, उसके लिए इजी है क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करना। जो यहां हो रहा है यहां नहीं हो रहा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द मीनिंग टू कैरी फॉरवर्ड द सैनवेट क्रेडिट टू द न्यू एक्ट। ओके, यहां तो कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। क्वेश्चन तो तब अराइज होगा जो सबसे ज्यादा डाउटफुल का केस है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला मैटर है। वो है अगर कोई बंदा यहां रजिस्टर्ड नहीं है और यहां रजिस्टर्ड हो जाता है तो क्या कैरी फॉरवर्ड होगा, क्या क्रेडिट मिलेगी? नहीं, हां, मैं कहता हूं हां, और ये है सेक्शन 140 का सबसेक्शन 3। सोच लें, मैंने आपको शुरू में ही आज बोल दिया था कि आज आपकी आंखें पटी की पटी रह जाएंगी, थोड़ी अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा। कई लोगों को तो अब इसमें मजा भी आ गया होगा, जो बिजनेसमैन होंगे, जो यहां जाना चाह रहे होंगे और यहां पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले है, और बल्ले बल्ले कुछ शर्तों के साथ है। उन शर्तों के बारे में हम बात करेंगे बाद में। फिलहाल हम वापस आते हैं अपने सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 की। हम केवल और केवल सैनवेट क्रेडिट की बात कर रहे हैं। तो सर आप क्या वैट और सीएसटी की बात नहीं करेंगे? करेंगे ना, लेकिन यहां नहीं करेंगे, वो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट में करेंगे। ये मेरा सीजीएसटी एक्ट चल रहा है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स चल रहा है। यहां हम केवल सेंट्रल लेवल के कैरी फॉरवर्ड की बात करेंगे। एसजीएसटी में प्रोविजन होगा जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोलिंग एडमिनिस्ट्रेशन में था, सीएसटी एंड वैट, वो हम वहां बात करेंगे एसजीएसटी में। ठीक है ना, हम आपको हिंट दे देंगे। यहां तो सेक्शन यानी इससे रिलेटेड प्रोविजन कहां बनेंगे? एसजीएसटी में बनेंगे। हर एक्ट अपना, हर स्टेट अपना अपना एक्ट पास करेगा तो उस हिसाब से आएगा। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? तो जब हम इसकी बात करें तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी मिलने जाएगा बेनिफिट जी, इन दोनों के साथ इसका, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन कहां दिया रहेगा? एसजीएसटी। और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सीजीएसटी। और सीजीएसटी में किसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है? इन दोनों के बारे में। तो इसको अलग से कंसीडर करेंगे, हाँ अलग से कंसीडर करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप जब भी दिमाग में बैठाइए, तीनों को बैठाइए या इन दोनों को बैठाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ज्यादा। फिलहाल हम केवल यहां पर सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर बार बार वर्ड आ रहा है सैनवेट क्रेडिट जी। आगे चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। मैं फिर से उस स्टेटमेंट को पढ़ता हूं। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल टू टेक, इसका मतलब यहां जो रजिस्टर्ड होगा उसी को सैनवेट क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड करने का मौका मिलेगा। यानी जो यहां रजिस्टर्ड नहीं होगा उसको तो पहले ही ठेंगा दिखा दो। शैल बी इंटाइटल टू टेक इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी कि PMT2, मैंने वो भी बता दिया। द अमाउंट ऑफ सैनवेट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड, सैनवेट क्रेडिट का मतलब एक्साइज एंड सर्विस टैक्स,
carried forward in the return relating to the period ending with the day immediately preceding the date of the appointed date. जो ये लास्ट रिटर्न सबमिट की गई है उसमें आपको डिटेल लिखना पड़ेगा और उसी के बेसिस पर आपको सैनवेट क्रेडिट यहां पर बेनिफिट मिलेगा, सैनवेट का क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। अब इसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, जब हम लोग रूल्स देखेंगे ट्रांजिशनल रूल्स, में आपको यहीं पर बता देता हूं, खत्म कर देता हूं। रजिस्टर्ड पर्सन एप्लीकेशन देगा, यहां से यहां जाने के लिए उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। कहां देना पड़ेगा सर? लिखित में देना पड़ेगा। अरे भाई अब आप जीएसटी में जा रहे हैं, नाउ यू हैव टू डू ईच एंड एवरी वर्क थ्रू योर कॉमन पोर्टल। जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन के थ्रू आपको वो काम करना पड़ेगा। आपको ये जो ट्रांजिशनल का बेनिफिट मिलेगा, आपको जीएसटी ट्रांस का मतलब ट्रांसफर या ट्रांजिशनल 1 फॉर्म भरना पड़ेगा जी। जीएसटी ट्रांस 1 फॉर्म भरना पड़ेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। इस डेट के विद इन 60 डेज, कितने दिन? 60 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो आप यहां से चीजों को वहां क्रेडिट कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। अच्छा बस सर इतना ही है? आधे लोगों की समस्या तो खत्म, आधे लोगों की समस्या खत्म। एग्जिस्टिंग लॉ से न्यू लॉ में जा रहे हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, न्यूली रजिस्टर्ड। ऑलरेडी रजिस्टर्ड में लास्ट रिटर्न जो होगी, जो आप शामिल करेंगे, उसमें जितना अमाउंट रहेगा तो टेंशन खत्म ना जी। अब क्या करना है? प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू टेक क्रेडिट। अच्छा, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? इन द फॉलोइंग सर्क्यूमस्टांसेस, नेमली, ये 3 शर्तें आप बिल्कुल सेट रखेंगे कि उस बंदे को यहां पर बेनिफिट नहीं मिलेगा ट्रांसफर का, उस ड्यूटी का, चाहे वो एक्साइज हो चाहे वो सर्विस टैक्स हो। वेयर द सेट अमाउंट ऑफ क्रेडिट इज नॉट एडमिसिबल एज आईटीसी अंडर दिस एक्ट। आईटीसी, अगर ये एक्ट अपने नॉर्मल प्रोविजन में बोलता है, भूल जाओ कि आप पुराने हो। मान लो अगर कोई बंदा इसी में रजिस्टर्ड होता और इसी में ही रजिस्टर्ड है तो उसको इन चीजों पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब हम अपने एग्जिस्टिंग यहां के लोगों को बोल रहे हैं कि अगर तुम इसमें रजिस्टर करवाओगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो वहां से यहां कैसे क्रेडिट ले पाओगे? नहीं मिलने वाला। यानी अगर इसमें किसी चीज को क्रेडिट लेने से मना किया गया है तो यहां की भी उस चीज पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। दूसरा, where he has not furnished all the returns। ओके, यानी यहां आप क्रेडिट तभी ले जा पाएंगे जब यहां से रिलेटेड, इस पीरियड से रिलेटेड, यहां से पहले की पीरियड से रिलेटेड कितने, all the returns required under the existing law for the period of 6 months immediately preceding the appointed day। यानी इसके पहले के 6 महीनों के सारे रिटर्न्स आपने प्रॉपरली जमा फाइल किए हों तो आप यहां क्रेडिट लेने की बात कर सकते हो। यानी अगर कोई बंदा इस एक्ट में रजिस्टर्ड होता तो उसको उस इनपुट पर क्रेडिट नहीं मिलता, तो यहां से भी उस सामान पर यहां क्रेडिट नहीं मिलेगा, पहला। दूसरा, अगर कोई बंदा यहां क्रेडिट लेना चाहता है, उसका बेनिफिट लेना चाहता है एग्जिस्टिंग स्टॉक का, तो इसके पहले के 6 महीने के अंदर के सारे रिटर्न्स उसने प्रॉपरली सबमिट किए हों। तीसरा, where the said amount of credit relates to goods manufactured and cleared under the such exemption notification as are notified by the government। ओके, क्रेडिट रिलेट करता है किसी ऐसे मैन्युफैक्चर्ड आइटम से। ओके, यानी हम सर्विस टैक्स की तो बात ही नहीं कर रहे, किसी ऐसे मैन्युफैक्चर्ड आइटम से, यानी कि ये हम एग्जिस्टिंग लॉ की बात कर रहे हैं, जीएसटी लॉ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स कहां लगता था? एग्जिस्टिंग लॉ में एक्साइज पर लगता था। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ में मैन्युफैक्चर्ड है और उसके उस गुड्स को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है एग्जेम्पशन के लिए, तो उस गुड से भी रिलेटेड क्रेडिट को वहां वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। यानी यहां पर किसी का आइटम एग्जेम्प्टेड है ऑलरेडी, तो जब एग्जेम्प्टेड है तब कहे के लिए इधर आ रहे हैं, अच्छा इधर से इधर नहीं मिलेगा बेनिफिट। जब इधर ही उस चीज को मानना नहीं गया है तो इधर वाले इधर ट्रांसफर, यानी इधर नहीं माना गया तो इधर से इधर नहीं आ सकते, इधर नहीं माना गया तो इधर से इधर भी नहीं ला सकते, और 6 महीने के कम से कम रिटर्न सबमिट होनी चाहिए जी। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो हम एक नया टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं,
और ढंग से सुनेंगे आप उन टॉपिक को, क्योंकि ये तो ट्रांजिशनल प्रोविजन इनपुट था, यानी गुड्स था। अब हम आपको कैपिटल गुड्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यानी कैपिटल गुड्स का भी तो सर बात तो सही है, बात तो बिल्कुल जेन्युइन है कि कैपिटल गुड्स का भी तो एक्साइज ड्यूटी हो सकता है कि हम क्रेडिट लें। हाँ, ले सकते हैं। कैसे, उसके बारे में कुछ शर्तें हैं। वो है आपका सेक्शन 140 का सबसेक्शन 2, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स। अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी हम जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक, a registered person shall be entitled to take in his electronic credit ledger यानी PMT2 क्रेडिट ऑफ अनअवेल्ड, वर्ड लिखा है मैंने बोल्ड लेटर में लिख दिया, अनअवेल्ड सेनवेट क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। यानी एग्जिस्टिंग लॉ में उसने कोई कैपिटल गुड्स लिया था और उस पर उसने ड्यूटी पे की थी, और मान लेते हैं कि उसको ड्यूटी मिलनी थी, 100% क्रेडिट मिलनी थी, लेकिन उसने केवल अवेल की है पुराने लॉ में 60% क्रेडिट। इसका मतलब अनअवेल्ड है क्रेडिट 40%। यानी अगर 2 लाख रुपए उसने ड्यूटी की पेमेंट की थी तो 1,20,000 का क्रेडिट अवेल कर चुका है, अभी भी उसको क्रेडिट लेनी बाकी है 40%, यानी 80,000 मान लेते हैं वो एग्जिस्टिंग लॉ में कवर नहीं कर पाया था, तो उसको यहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा, और ये प्रोविजन ट्रांजिशनल प्रोविजन में ही बन सकता था। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्रेडिट ऑफ अनअवेल्ड सैनवेट क्रेडिट। अनअवेल्ड सैनवेट क्रेडिट यहां PMT2 में चला जाएगा। Not carry forward in a return furnished under the existing law by him। existing law में वो carry forward नहीं कर पाया था with the day immediately preceding the appointed day। बात समझ में आ गई जी। अब आते हैं एक इसमें स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ते हैं। Registered person shall not be allowed to take credit unless the said credit was admissible as Senvet credit under the existing law and is also admissible as input tax credit under this act। यानी मेरे पास कोई कैपिटल गुड्स है, वो एग्जिस्टिंग लॉ में क्रेडिट यानी कि ITC अलाउड था, और जीएसटी में भी ITC अलाउड है। यहां अलाउड, यहां अलाउड, तो अलाउड। अगर यहां नहीं अलाउड, यहां अलाउड तो नहीं अलाउड, यहां अलाउड, यहां नहीं अलाउड तो भी अलाउड नहीं होगा। यानी एग्जिस्टिंग लॉ में भी उसका ITC अलाउड होता हो और जीएसटी लॉ में भी उसका ITC कैपिटल गुड्स का अलाउड होता हो, तो ही हम अनअवेल्ड सैनवेट क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड यानी कि जीएसटी सिस्टम में ला पाएंगे बेनिफिट लेने के लिए, अदरवाइज नहीं ला पाएंगे। इज इट क्लियर? जी सर, पूरी तरह क्लियर, पक्का सर। आगे कुछ सोचने की जरूरत है? नो सर, कर सकते हैं आगे। अब मैं आपको बताऊं, आपके उस पॉइंट पर लाने की बात कर रहा हूं जहां मैंने कहा था आपकी आंखें जी। सेक्शन 140 का सबसेक्शन 3 बहुत बड़ा बवाल है, क्योंकि एक सवाल है। सवाल कौन सा है? मैंने आपको कहा कि कोई बंदा एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी में वो रजिस्टर्ड पर्सन है। पक्का? अब पहला केस हो सकता है अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग
ड्यूटी। दूसरा ऑप्शन हो सकता है अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, नहीं सर, आपने दोनों में कॉमन चीजें लिख रहे हैं, तो सुन लें कॉमन क्या नहीं होगा। चलिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे वो हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, किस लेवल तक का वो देखेंगे। फिलहाल ये चलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ड्यूटी। पहला पॉइंट यही है, अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस। अगर कोई बंदा एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड नहीं था और वो रजिस्टर्ड बंदा बन रहा है जीएसटी में, तो अगर वो एग्जिस्टिंग लॉ में बिजनेस कर रहा था तो बट ऑब्वियस है 30 जून जब जीएसटी लॉ स्टार्ट होने वाला है उसके जस्ट पहले के दिन 1 जुलाई, मान लेते हैं 1 जुलाई को जीएसटी लॉ आ रहा है, उसके जस्ट पहले के दिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं था तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बिजनेस नहीं कर रहा था, उसके पास स्टॉक होगा। जी सर, अब उस स्टॉक पर चूंकि वो रजिस्टर्ड है, सामान उसने कहीं ना कहीं से लिया हुआ है, रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास स्टॉक नहीं होगा, स्टॉक होगा भले रजिस्टर्ड ना हो। क्लियर है, लॉ के हिसाब से उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने स्टॉक तो लिया हुआ है उसके पास, और ये जो स्टॉक जिससे उसने खरीदा है या तो उसका एविडेंस इसके पास है या तो एविडेंस अवेलेबल नहीं है। अगर इसके पास एविडेंस है तो उस क्रेडिट को क्या वो यहां ले सकता है ट्रांसफर? एविडेंस नहीं है तो क्या क्रेडिट को यहां ले सकता है ट्रांसफर? दिस इज आवर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में ही जवाब छुपा हुआ है। 5 मिनट लगेगा हार्डली, लेकिन हाँ शर्तें बहुत ज्यादा हैं, शर्तों को पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। A registered person who was not liable to be registered under the not liable, it means a person who was liable to be registered and didn't get the registration, जो चोरी छुपे काम कर रहा था, हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो दिमाग से ये चीज आप लोग निकाल देंगे कि मैं तो रजिस्ट्रेशन के लायबल था, लेकिन देखो ना मैंने उस लायबिलिटी को किनारे कर दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अब मैं जीएसटी में जाऊंगा और मेरे पास तो ढेर सारे स्टॉक पड़ा हुआ है, चलो क्रेडिट ले लूंगा। नहीं मिल पाएगा क्रेडिट तो तब ना मिलता जब आपको लॉ ने खुद कहा था कि आपको रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नको। तो कहा गया who was not liable, it means the person who was liable to get the registration but didn't get registration not covered here under. So a registered person who was not liable to be registered under the existing law or was engaged in the manufacture of exempted goods, अगर कोई बंदा exempted goods को यहां बनाता था, ढंग से सुनते जाएंगे बातें, not liable था, exempted goods में था, exempted services में था, या वो 10 लाख से नीचे की सर्विसेज देता था, not liable to get the registration under the service tax provisions, और फर्स्ट स्टेज डीलर था, सेकेंड स्टेज डीलर है, डिपो ऑफ अ मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, डिपो ऑफ अ मैन्युफैक्चरर है, तब उस केस में shall be entitled to take in his electronic credit ledger, यानी PMT2 में, फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का मतलब PMT2, shall be entitled to take in his electronic credit ledger credit of eligible duties in respect of input held in a stock, work in progress or finished goods, subject to the following condition। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे बंदे को जो नॉट लायबल था, इसमें जा रहा है, रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, एग्जेम्प्टेड गुड्स का मैन्युफैक्चर करता था, इधर जा रहा है, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज देता था, इसमें जा रहा है, 10 लाख से नीचे की सर्विसेज दे रहा था, इसमें जा रहा है, फर्स्ट स्टेज डीलर है, सेकंड स्टेज डीलर है, इसमें जा रहा है, और अ डिपो ऑफ अ मैन्युफैक्चरर है और इसमें जा रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे बंदे को PMT2 में क्रेडिट मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में,
अगर कुछ शर्तें पूरी हो तो। पहली शर्त ढंग से सुनेंगे, सच इनपुट्स और गुड्स आर यूज टू बी इंटेंडेड टू बी यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, यानी यहां जो आउटपुट आएगा यहां वो टैक्सेबल बन जाएगा। यहां हो सकता है एग्जेम्प्टेड हो, बताया मैंने, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज हो, एग्जेम्प्टेड मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हो, लेकिन यहां वो टैक्सेबल है। यहां वो नॉट लायबल था, यहां लायबल है। तो उस केस में अगर वो यहां पर आता है और उसका आउटपुट टैक्सेबल हो जाता है, अब आप लोगों को मालूम है कि मैक्सिमम चीजों को एग्जेम्पशंस की कैटेगरी से हटाया गया है। अब एग्जेम्पशन की कैटेगरी से हटाया गया है, लोअर टैक्स ही रखा गया है जरूरत की चीजों पर, लेकिन एग्जेम्पशंस की कैटेगरी से मैक्सिमम चीजों को हटाया गया है और यह कोशिश की गई है कि किसी पर 4% टैक्स लगता था, किसी पर 8 लगता था, किसी पर 7.5, तो उनको कंबाइंड करके 5 कर दिया गया। मतलब कम से कम टैक्स रेट्स हैं, कम से कम एग्जेम्पशंस हैं अब जीएसटी में। तो पहले जो एग्जेम था अब वो टैक्सेबल है, तो उसका क्या गुनाह था कि वो उसको एग्जेम्पशन देकर आप करे थे क्रेडिट मत लेना, अरे अब तो टैक्सेबल कर दिए हो, यहां जो हमने टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट दो ना, अगर यही टैक्सेबल हो जाता तो क्या मुझे क्रेडिट नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती, जितने स्टॉक की। तो वही एग्जेम्प्टेड बंदा कर रहा है, अगर यहां टैक्सेबल हो गया है तो मुझे उसकी क्रेडिट चाहिए। यहां मैं लायबल नहीं था लेकिन यहां तो मैं रजिस्टर्ड हूं ना, तो मुझे उसकी क्रेडिट दो। इज इट क्लियर? फर्स्ट स्टेज डीलर है, सेकंड स्टेज डीलर है, डिपो है मैन्युफैक्चरर का, तो वो लोग कहते हैं कि हम अगर यहां टैक्सेबल हैं तो मुझे उसकी क्रेडिट चाहिए इनपुट टैक्स की। शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्रेडिट ऑफ एलिजिबल ड्यूटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल ड्यूटीज। ओ मैंने क्या बोला? ओ तो एलिजिबल ड्यूटीज को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहां पर नहीं करने जा रहे, पहले कहानी क्लियर हो जानी चाहिए, पिक्चर अभी बाकी है। Eligible credit of eligible duties in respect of input held in stock, raw material, finished goods and WIP on the appointed date subject to the following condition. Number 1 condition, such input or goods are used or intended to be used for making taxable supplies under this act. This act का मतलब GST. The said registered person, ये वाला registered person under this act is eligible for ITC. एक तो टैक्सेबल हो गया जी, हाँ या ना? दूसरा आईटीसी अलाउड है, गवर्नमेंट ने कहा है ठीक है तुम टैक्सेबल हो और तुमको आईटीसी मिलेगा इस आइटम पर। द सेड रजिस्टर्ड पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट और इनवॉइस और अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ। तो शर्तों में एक शर्त और है, ये availability of document. The said registered person is a document evidencing payment. डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा गया है आपने इतनी ड्यूटी का पेमेंट किया है, तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। Such invoices or other prescribed document were issued not earlier than 12 months. तो मैंने कोई विरोधाभास या कंट्राडिक्टरी कोई बात नहीं की। क्यों सर? अगर हम नॉर्मल आईटीसी की बात करते हैं, अगर हम ट्रांजिशनल प्रोविजन में नहीं भी जाएं तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस से 12 महीने बाद आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। ये नॉर्मल प्रोविजन में बता रहा हूं, नॉर्मल आईटीसी का प्रोविजन जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट में देखा है, हम ट्रांजिशनल की बात नहीं बता रहे। तो जब नॉर्मल में ये प्रोविजन यहां है तो यही प्रोविजन यहां पर भी तो एप्लीकेबल होना चाहिए कि जिस चीज का ले रहे हैं यहां पर क्रेडिट, वो नॉट ओल्डर देन 12 मंथ्स होना चाहिए। सेम प्रोविजन को यहां कंट्राडिक्ट नहीं किया गया, सेम चीज क्लियर कर दी गई। एंड द सप्लायर ऑफ सर्विस इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी अबेटमेंट। ओके, वर्ड देखेंगे, अबेटमेंट कहां यूज किया गया है? सॉरी, सप्लायर ऑफ सर्विस। The supplier of service is not eligible for any abatement under this act. वर्ड है दिस एक्ट यानी जीएसटी एक्ट। अगर इतनी शर्तें पूरी हों तो आप क्रेडिट ले सकते हैं। आप भले ही एग्जिस्टिंग लॉ में लायबल नहीं थे रजिस्टर्ड के लिए, एग्जेम्प्टेड गुड्स था, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज थी, 10 लाख से नीचे की सर्विसेज थी, फर्स्ट स्टेज डीलर है, सेकंड स्टेज डीलर है, या फिर डिपो है मैन्युफैक्चरर का, तो उस केस में क्रेडिट लिया जा सकता है बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हो जाएं। टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए,
12 महीने से पुराने का नहीं होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए डॉक्यूमेंट, आईटीसी यहाँ अलाउड होना चाहिए इस एक्ट में, और अगर सर्विसेज की बात है तो इस एक्ट में अबेटमेंट की बात ना होती हो सर्विसेज पर तो हमें आईटीसी मिल जाएगा। क्लियर? जी सर। चलें आगे। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो शुरू शुरू से मैं कर रहा हूं, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, वो ये है, पढ़ते हैं। Provided that where a registered person other than a manufacturer or a supplier of service is not in possession of an invoice. हम मैन्युफैक्चरर को मारते हैं गोली, हम सर्विस सप्लायर को मारते हैं गोली। अगर मैन्युफैक्चरर नहीं है, सप्लायर ऑफ सर्विस नहीं है, उसके अलावा कोई भी है, क्लियर? वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन, फिर से बात करते हैं, रजिस्टर्ड होना चाहिए न्यू लॉ में, और उसके पास क्या नहीं है और कौन नहीं है, वो नहीं है, कौन नहीं है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, सप्लायर ऑफ सर्विस नहीं है, उसके बारे में बात कर रहा है। Other than a manufacturer or supplier of service is not in possession of an invoice or any other document evidencing payment of duty. इसके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये पता चल सके कि इसने ड्यूटी का पेमेंट किया था। In respect of inputs, then such registered person shall, subject to such condition, limitations and safeguards as may be prescribed। तो हमें रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, और रूल नंबर 3 है ट्रांजिशनल प्रोविजन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 6 से 7 हमारी कंडीशंस हैं, वो 6 से 7 कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। यानी अगर कोई बंदा जो रजिस्टर्ड नहीं है एग्जिस्टिंग लॉ में, और वो अब नए लॉ में रजिस्टर्ड बनता है, और वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, सर्विस सप्लायर नहीं है, और वो इस एक्ट में आता है, इसके पास इनपुट पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, और उनकी वो क्रेडिट वहां ले जाना चाहता है, लेकिन इसके पास तो सबूत भी नहीं है, एविडेंस नहीं है, इसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे प्रूफ कर सके कि उसने उस पर कितनी ड्यूटी पे की है। तो कहा गया in respect of which he is not in possession of any document evidencing payment of central excise duty। सर फिर से जरा बोलिए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यानी हम केवल और केवल जो कैरी फॉरवर्ड की बात करेंगे, यहां, अच्छा जी, such credit shall be allowed at the rate of 40%। ओके, यानी 40% तक का आपको इस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का बेनिफिट यहां मिल जाएगा। जब सर एविडेंस है ही नहीं ड्यूटी पेमेंट का, तो कैसे? शर्तें बताए हैं, लिमिटेशन बतानी है, शर्तें बतानी है, कंडीशंस बतानी है। such credit shall be allowed at the rate of 40% of the central tax applicable on supply of such goods after the appointed date and shall be credited after the central tax payable। ओके, इज इट क्लियर? कितना आपको मिलेगा बेनिफिट? 40%। उससे ज्यादा की उम्मीद करना बेकार है। लेकिन सोचो गवर्नमेंट आपको कितना बड़ा बेनिफिट दे रही है। आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, सप्लायर ऑफ सर्विस नहीं हो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है और आप बिजनेसमैन हो, आपके पास इनपुट है, स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स है, आप उसकी क्रेडिट यहां लेना चाहते हो, सरकार को तो 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने आप लोगों को एक बेनिफिट दिया, कितने का? 40% का। किस चीज का? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का। द स्कीम शैल बी अवेलेबल फॉर द टैक्स 6 टैक्स पीरियड फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। 6 टैक्स पीरियड यानी 6 महीने तक आप इस बेनिफिट को यूज कर सकते हैं। सर अगर कंपोजिशन होगा तो 3-3 महीने पर। अरे भाई, कंपोजिशन के लिए तो ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर टैक्सेबल है ही नहीं। मतलब स्मॉल सर्विस है, वो ना तो क्रेडिट ले सकता है ना तो क्रेडिट दे सकता है, तो उसकी बात भी मत करो। सच क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स शैल बी अवेल्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1, सच गुड्स वेयर नॉट होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी ऑफ एक्साइज स्पेसिफाइड। ध्यान देंगे, जो इसके पास सामान मौजूद है ना स्टॉक की तरह, भले एविडेंस नहीं है, अब एविडेंस भी नहीं है, टैक्सेबल भी नहीं था, एक्साइज ड्यूटी से माफ किया गया था। अरे भैया नहीं, बेसिक एक्साइज ड्यूटी लेविएबल होना चाहिए, यानी बेसिक एक्साइज ड्यूटी आपकी लगी हुई होनी चाहिए। सीटा, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1984
5 के शेड्यूल 1 के हिसाब से। डॉक्यूमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सच गुड्स इज अवेलेबल, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा डॉक्यूमेंट बिल्कुल ना हो, ये तो हो ना डॉक्यूमेंट कि ये भाई आपका सामान आपने खरीदा। हाँ, इसमें एक्साइज ड्यूटी अलग से नहीं लिखी हुई है, वो एक्साइज ड्यूटी का टोटल है। ये डॉक्यूमेंट तो अवेलेबल होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट। लिखा है डॉक्यूमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सच गुड्स इज अवेलेबल विद द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि वो सामान इसके पास है, सामान इसके पास अवेलेबल है, इस चीज का बस प्रूफ दिखा दो। हमें इस तरह का प्रूफ ना दिखाओ, भले ही आपके पास इस तरह का प्रूफ ना हो कि एक्साइज ड्यूटी कितनी थी, किस तरह की एक्साइज ड्यूटी, कितनी एक्साइज ड्यूटी, वो स्पेशली शो हो रही हो डॉक्यूमेंट में, वो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो पहली कंडीशन हम लोग को समझ में आई, द गुड्स वेयर नॉट होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी ऑफ एक्साइज स्पेसिफाइड बेड, यानी बेड का मतलब बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगी होनी चाहिए। ये कंडीशन तो समझ में आ गई, यानी कि यहाँ बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगती है, एग्जेम्प्टेड होगी तब कहे कि आपको बेनिफिट क्रेडिट मिलेगा। जब यहीं पर नहीं लगा ड्यूटी तो यहाँ कैसे क्रेडिट मिलेगा, यहाँ टैक्स लगा होगा। एटलीस्ट बेसिक एक्साइज ड्यूटी कम से कम होनी चाहिए, वो एग्जेम्प्ट ना हो। दूसरा, डॉक्यूमेंट कम से कम इतना तो बता दो कि आपके पास वो सामान आया था, यू आर द प्रॉपर ओनर, यू आर द प्रॉपर होल्डर ऑफ दोज गुड्स, दैट्स इट। आपको बस इतना डॉक्यूमेंट्स का एविडेंस देना है। रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द स्कीम एंड हैविंग फर्निशिंग द डिटेल ऑफ स्टॉक हेल्ड बाय हिम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन फलाना एंड डिमाका, उसको जीएसटी ट्रांसफर पर जीएसटी ट्रांस शुरू में भी मैंने बताया ना, जो 60 दिन के अंदर भरना पड़ता है, उसको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म अभी आया नहीं है, तो उसको ये प्रॉपर फॉर्म भर करके देना पड़ेगा, डिटेल बतानी पड़ेगी। जी सर, और वो भी 1-2 महीना नहीं, लगातार आने वाले 6 महीने तक उसको ये डिटेल बतानी पड़ेगी। जी, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अलाउड शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर PMT2, मैंने पहले भी बता दिया, बात खत्म हो गई। द स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन विच द क्रेडिट इज अवेल्ड इज सो स्टोर्ड दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी सामान ऐसा होना चाहिए जिसको इजीली आइडेंटिफाइड किया जा सके। यानी पहली कंडीशन ये बताई गई, बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगी होनी चाहिए, वो माफ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट तो उसके पास होना चाहिए कि हाँ ड्यूटी लगी और गुड्स आपके पास है, और जीएसटी ट्रांस वो भरता रहेगा आने वाले 6 महीनों तक। और तो और उस गुड्स को स्पेशली हम इजीली आइडेंटिफाइड कर सके बाकी सामानों से, तो उसको उसने जितना भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट किया होगा, जो भले ही अलग से नहीं है, जो भले ही उसके डॉक्यूमेंट से शो नहीं हो रहा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट है कि सामान उसी के पास है, तो उस केस में उस सामान की वैल्यू का जो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है उसका 40% आप क्रेडिट लेंगे। जी, यानी अगर कोई बंदा एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, डॉक्यूमेंट है, तो पूरा का पूरा ड्यूटी उसको मिल जाएगा, सेंट्रल ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। अदरवाइज 40% तो मिलेगा ही मिलेगा, एवन दो द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, नॉट इन पोजीशन ऑफ द पर्सन। आज हमको आप लोगों को यही बताना था। हमने देखिए रूल भी कंप्लीट किया आज, और हमने प्रोविजंस भी सेक्शन 141, 2 एंड 3 कंप्लीट किया। आगे देखेंगे, अब ज्यादा कोई टफ नहीं है, हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर और 1 आवर, our topic will be over, transitional provision will be over, जिसमें कुछ हिस्सा आपका CST का आ जाएगा और VAT का आएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।